तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज कायदे से आपको दो कहानियां सुनाऊंगा, क्योंकि दोनों कहानियां एक जगह की हैं और बिना एक कहानी को सुने आप दूसरी कहानी समझ नहीं पाएंगे और कायदे से दोनों में कोई डायरेक्टली संबंध नहीं मिलेगा, लेकिन एक को मुकम्मल रूप से समझने के लिए आपको दूसरी का पता होना जरूरी है। तो पहली कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली की है। बरेली में एक गांव लगता है और इसी गांव में एक लड़की रहा करती थी। कुछ दिन ठीक ठाक तरीके से रहती है और अभी इसी साल 2023 के आखिरी महीने की बात है, 2023 के दिसंबर महीने की। लड़की अपने घर से निकलती है और निकलने के बाद वापस लौट के नहीं आती। अब लड़की अपने घर से निकलने के बाद वापस नहीं आई। उसके परिवार वालों ने उसका ढूंढना शुरू किया, इधर उधर ढूंढते रहे। लगभग एक दिन गुजर गया और ना ही लड़की का कहीं कुछ पता चला, ना ही उसका फ़ोन लगा, ना ही किसी दोस्त के पास कोई जानकारी, ना ही किसी रिश्तेदार के पास कोई सूत्र। घर वाले परेशान हुए। देखते देखते पूरे गांव में खबर फैल गई कि एक लड़की है जो गायब है। तो जब कहीं से कोई जानकारी, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन उस लड़की की नहीं मिली, तो फिर आसपास के लोगों ने कहा कि आप पुलिस में इत्तला कीजिए। अब जब आसपास के लोगों ने कहा तो फिर गाँव वालों के साथ मिलकर जो उस लड़की का फादर था, उस लड़की के फादर ने पुलिस में जाके कंप्लेन कर दी। अब पुलिस में कंप्लेन हुई। कंप्लेन होने के बाद जो दरोगा साहब थे उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की। अपने तरीके से तफ्तीश कर रहे हैं, अपने तरीके से छानबीन कर रहे हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ की, उस लड़की की जितनी फ्रेंड थी उनसे पूछताछ की, कई ऐसे दोस्त जो सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े थे उनसे पूछताछ की, लेकिन कहीं से कोई जानकारी, कहीं से कोई सूचना, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे उस लड़की की कोई जानकारी मिले। जांच पड़ताल होती रही, बात धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। देखते देखते पूरा दिसंबर बीत गया और जनवरी महीना आ गया। जनवरी महीने में एक जगह लगती है फतेहगंज बेस्ट। इसी फतेहगंज बेस्ट में एक 28 साल का लड़का जिसका नाम है रोहित पाल, वो रहा करता था। इधर पुलिस वाले उस लड़की की गुमशुदगी की जांच पड़ताल कर रहे हैं, अपने तरीके से छानबीन कर रहे हैं और अचानक से इस केस का जो दरोगा जांच कर रहा था इस रोहित पाल के पास आता है और आने के बाद कहता है कि क्या तुम उस लड़की को जानते हो? अभी ये शब्द जब रोहित सुनता है तो सुनने के बाद बुरी तरह सन्न रह जाता है। कहता है कि नहीं साहब, हम नहीं जानते। इस पर दरोगा कहता है कि देखो, झूठ मत बोलो, जितनी भी सबूत अभी तक मिले हैं, जो भी जानकारियाँ मिली हैं, वो तमाम चीज़ें आपके खिलाफ हैं और आखिरी बार उस लड़की के साथ तुमको देखा गया है, ऐसा मेरा इनपुट कह रहा। तो कायदे से तुम बता दो कि तुम उसके साथ थे, नहीं तो हमारे पास और भी तरीके हैं। अब लगातार वो दरोगा कहता रहा, इधर रोहित पाल मना करता रहा। रोहित पाल बेचारा रोने गिड़गिड़ाने भी लगा, लेकिन दरोगा अपनी जिद पे अड़ा रहा, कहने लगा कि मेरे पास सबूत है, गवाह है। और अंत में फिर दरोगा ने कहा कि देखो, अगर तुम्हें इस केस से बचना है, इस मामले से बचना है, तो तुम मुझे 50,000 रुपये दे दो, और अगर नहीं देते हो तो अंजाम तुम्हारा बुरा होगा और तुम्हारे ऊपर उस लड़की की अपहरण और उसके साथ रेप करने की और अंत में हत्या करके लाश छुपा देने का जो मुकदमा है वो दर्ज करा दूंगा और हाथ पैर तोड़ के तुम्हें जेल भेज दूंगा। अब रोहित पाल जब ये बात सुनता है, सुनने के बाद सन कि दरोगा ऐसे बात कैसे कर रहा, वो रोने गिड़गिड़ाने लगता है। कहता है साहब, मैं गरीब आदमी 50,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा? लेकिन दरोगा अपनी जिद पे अड़ा रहा। रोहित पाल बेचारा परेशान होता है, अपने फादर के पास जाता है, उनको पूरा मामला समझाता है। कहता है कि साहब, मुझे फंसाया जा रहा है। फादर भी जब ये बात सुनता है, वो आता है दरोगा साहब से बात करने कि हम लोग गरीब लोग हैं, हमें मत परेशान कीजिए, हम कहाँ से पैसे लाएंगे, कहाँ से देंगे, मेरा बेटा निर्दोष है। लेकिन ना ही वो दरोगा कोई बात सुनता है, ना ही किसी शख्स ने इस रोहित पाल और उसके फादर की कोई भी मदद की। इधर रोहित पाल अपने फादर के साथ दर बदर भटकता रहा, इधर उधर घूमता रहा कि कोई मदद कर दे। न जाने कितनी जगह गुहार लगाई और अंत में जब कहीं से कोई मदद और कहीं से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली कि इस केस से उसको बचाया जाए, फर्जी जो फंसाया जा रहा है, इधर लगातार जो दरोगा है वो जिद पे अड़ा रहा कि पैसे दे दो, नहीं तो तुम्हें जेल में डालना पड़ेगा, लड़की के साथ तुम्हारी आखिरी लोकेशन निकली है। तो अंत में जब रोहित पाल को लगा कि शायद इस दुनिया में कोई अब सहारा नहीं बनेगा, तो रोहित पाल टूटता है और टूटने के बाद एक ट्रेन के सामने कूद के अपनी जान दे देता है। अब एक बाप जिसका 28 साल का बेटा पुलिस की वजह से अपनी जान दे दे, वो बेचारा कुछ समझ नहीं पाता है, जाता है एसएसपी साहब के पास, उनको पूरा मामला समझाता है और ये मामला भी 3 दिन पहले का है।
जब उनको पूरा मामला समझाता है तो समझाने के बाद एसएसपी साहब फिलहाल जांच पड़ताल कर रहे हैं और हो सकता है कि इस दरोगा को, अब नाम तो मैंने पता किया लेकिन नाम किसी ने बताया नहीं, बातचीत करने की कोशिश भी की, तो इस दरोगा को हो सकता है कि ठीक ठाक सज़ा मिल जाए। अब ये कहानी क्यों सुनाया वो आपको आगे बताता हूँ। दरअसल इसी यूपी के बरेली में एक थाना लगता है, बरादरी थाना, और इसी थाना क्षेत्र में एक जगह लगती है इज्जत नगर, और इसी इज्जत नगर में एक शख्स रहा करते थे जिनका नाम था अमित। अमित पेशे से बैंक के कर्मी, फील्ड ऑफिसर, ठीक ठाक इलाके में नाम था, ठीक ठाक रुतबा था, ठीक ठाक इनका परिवार भी था, आसपास के लोग इनका सम्मान करते थे, सभी लोग प्यार से इनसे बातचीत भी करते थे। दिन भर अपने काम में बिजी रहते, जो लोग आते लोन वगैरह के लिए वो उनसे बातचीत करते, लोन वगैरह भी देते। ऐसे ही साल 2023 के आखिरी महीनों की बात है, इनके पास एक महिला आती है, महिला का नाम नेहा था। नेहा आती है, आने के बाद इनसे कहती है कि सर मुझे लोन लेना है। अब जब ये बात अमित सुनते हैं तो सुनने के बाद कहते हैं कि ठीक है, लेना है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दीजिए, देने के बाद अगर सब कुछ सही रहा तो आपको लोन मिल जाएगा। उसके बाद चूँकि बैंक जो है वो प्राइवेट है, तो प्राइवेट बैंक्स में थोड़ी सी औपचारिकता, हॉस्पिटैलिटी ज़्यादा होती है कि कोई आया है तो उसको पानी पिलाइए, चाय पिलाइए। तो अमित ने भी नेहा के लिए ठीक ठाक चाय पानी की व्यवस्था की। नेहा भी उस व्यवस्था से, उस इंतजामात से काफ़ी खुश हुई और कहा कि 1-2 दिन में अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आती हूँ, आने के बाद आपसे लोन पास करवा लूँगी। इसके बाद इन्होंने अपना नंबर दे दिया। हर बैंक कर्मी यही करते हैं कि अगर प्राइवेट बैंक है तो अपना नंबर देते हैं कि आप फ़ोन कर लीजिएगा। इसके बाद नेहा अपने घर चली जाती है, अमित अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं, गुजरने के बाद नेहा एक बार फिर से आती है। आने के बाद उसके पास अधूरे डॉक्यूमेंट्स थे। अधूरे डॉक्यूमेंट्स लेके आती है। आने के बाद अमित से कहती है ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये मुझे कुछ कम समझ में आ रहे हैं और अगर हो सके तो आप कुछ गाइड कर दीजिए। अब ये चीज़ जब अमित ने सुनी तो उन्हें भी लगा कि शायद महिला है बेचारी, अब डॉक्यूमेंट्स कहाँ से क्लियर कराए, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। उन्होंने फिर आश्वासन दिया कि आप परेशान मत होइए, आप जाइए, मैं क्लियर करा दूंगा। 1-2 बार उस महिला का और आना जाना हुआ। देखते देखते अब ये लोग अक्सर बैंक में उस लोन के सिलसिले में बातचीत करते हैं, ठीक ठाक परिचय भी हो गया, एक दूसरे को अब ठीक ठाक तरीके से जानने भी लगे। धीरे धीरे वक्त गुजरा, साल 2024 आ गया और साल 2024 में अभी 2 दिन पहले की बात है, यानी जो पहली घटना सुना है उससे महज 1 दिन बाद जो अमित थे, यानी जो बैंक के कर्मी थे, अपने घर से निकलते हैं ऐसे टहलने के लिए और उन्हें किसी यूनिवर्सिटी की तरफ जाना था। अपने बाइक से ये जा रहे थे, आपस में फ़ोन पे बातचीत करते हुए धीमे धीमे ये बाइक चला रहे थे, चूँकि एक हाथ में फ़ोन था, एक हाथ से ये बाइक चला रहे थे। इसी दौरान थोड़ी दूर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो इनको रास्ते में नेहा दिखाई देती है। अब नेहा को ये देखते हैं, नेहा इनको देखती है, रास्ता सुनसान। थोड़ा सा ये परेशान हुए कि नेहा यहाँ अकेले क्या कर रही। उसके बाद इन्होंने बाइक रोकी। नेहा ने इनको हाथ से इशारा दिया रुकने का। बाइक रोकने के बाद ये फ़ोन रखते हैं। रखने के बाद ये नेहा से पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रही हो। नेहा ने कहा कि मुझे अपनी एक फ्रेंड है जिसका नाम है अलीशा, मुझे अलीशा से मिलना है और उसी के पास जाने के लिए इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे लगा शायद कोई ऑटो, कोई बाइक, कोई मिल जाएगा, लेकिन आज दिन ही ख़राब है, यहाँ कोई आ नहीं रहा। अब सुनसान रास्ता, वहाँ कोई आ नहीं रहा। अमित देख रहे हैं कि एक महिला जिसको वो जानते हैं वो बेचारी खड़ी है। अमित ने सोचा कि क्यों ना 10 मिनट रुक के देख लिया जाए कि कोई आए तो इसको बैठा दें, बैठाने के बाद फिर ये जाए, उसके बाद मैं जाऊँ यहाँ पे। एक आदमी की जो नैतिक जिम्मेवारी होती है उसको निभाने की अमित ने काफ़ी कोशिश की। अमित वहाँ रुक गए। रुकने के बाद 5-10 मिनट तक ये दोनों बातचीत करते रहे, लेकिन इन 5-10 मिनट में ना ही कोई ऑटो आया, ना ही कोई और चीज़ आई। अब इधर अमित भी परेशान, उनको देर हो रहा था। इधर नेहा भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही कि कोई आ नहीं रहा, अब कैसे जाऊँ, अलीशा से मिलना भी ज़रूरी है। तो अंत में जब थोड़ा सा वक्त गुजर गया तो गुजरने के बाद अंत में नेहा ने दबी कुचली आवाज़ में अमित से कहा कि अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो आप मुझे अगर छोड़ दें तो चंद कदम की दूरी है, 5 मिनट में आप छोड़ के वापस आ जाएंगे और आपका भी काम हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे खड़े रहेंगे, ये भी अच्छा नहीं लगेगा, या फिर आप चले जाइए, वो सही है। अब ऐसे आप खड़े रहें और कोई साधन आए ना आए तो
आपका भी टाइम खराब हो रहा, मेरा भी टाइम खराब हो रहा, जो लोग देखेंगे वो भी गलत समझेंगे। अब ये चीज़ जब अमित ने सुनी तो अमित को भी लगा कि शायद नेहा ठीक कह रही, छोड़ने में 10 मिनट का वक्त लगेगा और यहाँ पे खड़े रहें, पता नहीं कब ऑटो आए ना आए, आसपास के जो वैसे लोग जा रहे हैं पता नहीं क्या क्या मन में ख्याल लगाएं। लिहाजा जो अमित है नेहा को छोड़ने का फैसला करते हैं, नेहा को अपनी बाइक पे बिठाते हैं। बिठाने के बाद उसको लेके अलीशा के घर की तरफ जाते हैं। अब नेहा रास्ता बता रही, 5 कदम की दूरी पे, 10 कदम की दूरी पे अलीशा का घर था। वहाँ पे ये लोग पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद अमित नेहा को उतारते हैं। उतारने के बाद कहते हैं कि आप जाइए। लेकिन इतनी ही देर में जो अलीशा है वो घर से बाहर आती है। आने के बाद अब नेहा से इशारों इशारों में पूछती है कि ये कौन है। नेहा बताती है कि ये बैंक में काम करते हैं और मेरे अच्छे खासे दोस्त भी बन गए हैं। लोन के सिलसिले में मैं इनके पास गई थी, इन्होंने काफ़ी मेरी मदद की थी, तो ये चीज़ें अच्छी हैं, बॉन्डिंग इनसे अच्छी हैं। तो अलीशा ने जब ये बात सुनी कि सामने एक बैंक में काम करने वाला आदमी है, भला इंसान है, तो अलीशा ने फिर कहा कि आप इस तरह से कैसे जा सकते हैं, आप मेरे घर तक आए हैं, दरवाजे तक आए हैं, अगर आप एक कप चाय भी ना पिए तो शायद चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, मेरे लिए बेइज्जती है। अब अमित इधर जिद करने लगा कि नहीं मुझे देर हो रही, मुझे जाना है, लेकिन अलीशा और नेहा लगातार फोर्स कर रहे हैं कि अंदर आइए, कि कप चाय पी लीजिए और चाय पी के ही जाइएगा। तो लगातार इन दोनों ने जब कहा तो अमित को भी लगा कि ठीक है, किसी को इतना मना करना भी सही नहीं है। लिहाजा अमित उस घर के अंदर दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद अलीशा एक कमरे में जाती है। जाने के बाद चाय बनाने लगती है और जैसे ही चाय बनाती है अचानक से घर का दरवाज़ा नेहा बंद करती है। घर का दरवाज़ा नेहा बंद करती है। उसके बाद अलीशा और नेहा अब अजीब तरीके से अमित को छूने लगते हैं, उसको अजीब तरीके से छूने लगते हैं, अजीब तरीके से अब सिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। अब अमित ये चीज़ जब देखता है तो देखने के बाद बड़ा हैरान हो जाता है। उसे तो ये चीज़ें एकदम समझ नहीं आ रही कि अब तक ये दो महिलाएं एकदम सती सावित्री जैसे बिहेव कर रही थी। दरवाज़ा बंद होते ही अब ये लोग बहसी दरिंदे की तरह अमित के ऊपर टूट पड़ी हैं। तो फिर ये क्या है? लगातार अमित अपने बीच बचाव को करता रहा, इन लोगों को रोकने की कोशिश करता, लेकिन ना ही ये लोग रुकती हैं, ना ही ये लोग मानती हैं। लगातार उसके शरीर को छूने की, उसको उत्साहित करने की कोशिश करती रहती हैं। अमित रोकता रहा, समझाता रहा, लेकिन इससे पहले कि अमित कुछ समझ पाता, इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते, अचानक से दरवाजे पे खटखटाहट होती है। अब दरवाजे पे खटखटाहट हुई, फौरन अमित चौंकता है कि कौन आ गया। डर भी गया कि कहीं कोई आ ना गया हो, कोई पुरुष ना आ गया हो, गलत मतलब निकलेगा। इधर नेहा और जो अलीशा थी वो भी चौंकती हैं। घबरा के ये लोग दरवाजे के पास जाती हैं। जाने के बाद जैसे ही दरवाजे की कुंडी खुलती है, सामने से एक दरोगा खड़ा मिलता है। एक दरोगा और उसके साथ एक सिपाही। सामने से एक दरोगा खड़ा मिलता है, धड़धड़ा के वो कमरे के अंदर दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद इन लोगों से कहता है कि यहाँ क्या हो रहा। अब जैसे ही ये लोग सुनते हैं कि यहाँ क्या हो रहा, तो अमित को लगा कि नेहा और अलीशा जो कुछ हुआ उसको बचाएंगी, रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन फ़ौरन अलीशा और नेहा एक साइड हो लेती हैं और कहती हैं कि ये जो शख्स है अमित, ये मेरे साथ रेप करने की कोशिश कर रहा। अब ये सब जब अमित सुनता है, सुनने के बाद सन्न रह जाता है, क्योंकि ना ही उसने कुछ कैसे करने की कोशिश की थी, ना ही उसका कुछ ऐसा इरादा था, बल्कि महिलाओं ने किया था। अब अमित उस दरोगा को समझाने की कोशिश करने लगा कि सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उस दरोगा ने एक शब्द नहीं सुना। फ़ौरन कहता है कि इसको अपने सिपाही से कि इसको अपने साथ लेके चलो, इसको थाने लेके चलना है और इसके ऊपर रेप के चार्जेस लगाने हैं। अब एक इज्जतदार इंसान जब ये चीज़ देखता है, देखने के बाद रोने की गिड़ाने लगता है, मदद मांगने लगता है कि साहब ऐसा कुछ नहीं है, आप बात सुनिए। लेकिन ना ही वो दरोगा कुछ सुनने को तैयार, ना ही ये दोनों महिलाएं कुछ सुनने के तैयार। वो सिपाही अलग खींचने की कोशिश कर रहा। इसी दौरान 10-15 मिनट गुजर गए, ये बेचारा गिड़गिड़ाता रहा। तब दरोगा ने अपनी पिस्टल निकाल ली और निकालने के बाद इसके कनपट्टी पे रखा और कहा, या तो तुम मेरे साथ चलो या फिर पैसे दे के मामला रफा दफा कर दो। अब अमित एकदम सन्न, चलने में भी बेइज्जती और पैसे देने में भी एक तरह से अपना अपमान। लेकिन इससे पहले को कुछ समझ पाता, इन दोनों ने उसके फ़ोन को छीना। छीनने के बाद उसके लॉक को खोला और खोलने के बाद उसके मोबाइल से पैसे ट्रांसफ़र कर लिए। उसके बाद धमकी दी कि किसी को कुछ मत बताना। अमित वहाँ से लूटा फिटा अंदाज में बाहर आता है। आने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे क्या ना करे।
पुलिस वाले ने ही उसके साथ ऐसा किया। लेकिन जो पहली कहानी मैंने सुनाई थी, जब उस कहानी के बारे में उसने सुना था तो वहीं से उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मैं हार जाऊंगा तो शायद मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी, इसलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। लिहाजा वो जाता है सीओ साहब के पास। वहाँ के जो सीओ हैं चौहान जी, अभी तो 10 मिनट पहले उनसे बात भी हुई। उन्होंने जब पूरे मामले की बात सुनी तब उन्हें लग गया कि ये मामला गंभीर है। उन्होंने अब जांच पड़ताल शुरू की। जब सीओ साहब के पास कंप्लेंट पहुंची कि एक थाने के दरोगा ने ऐसा किया, तो उन्होंने जब जांच पड़ताल शुरू की और जितने थाने हैं, जितने दरोगा हैं, सबको सामने पेश किया गया, तो पता चला कि वो ऐसा कोई दरोगा तो था ही नहीं, ये दरोगा फर्जी था। फौरन जांच पड़ताल शुरू हुई, गिरफ्तारी धरपकड़ शुरू हुई और अंत में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक नेहा, दूसरी अलीशा और तीसरा बब्बू अंसारी, जो दरोगा बना था। लेकिन जो सिपाही था जुबैर, वो फरार हो गया। अब इन तीनों को जब गिरफ्तार किया गया उसके बाद इनसे पूछताछ हुई और पूछताछ में ऐसी कहानी निकल के सामने आई जो वास्तव में एक अलग तरीके की कहानी ट्रैप है। दरअसल इस पूरे जो तिकड़ी है इन लोगों की, मेन तो बब्बू अंसारी है, एक नेहा है, एक अलीशा है। जिसमें से जो नेहा है, साल 2016 में उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद शादीशुदा ज़िंदगी उसकी आगे बढ़ी। साल 6 महीने उसकी शादी चली, लेकिन शादी में जब उसने अपने ससुराल में अपने आप को देखा कि उस हिसाब से ना सुविधाएं हैं, ना उस हिसाब से कोई चीज़ें हैं, तो शायद अब उसे अपने पति से ना लगाव रहा, ना प्यार रहा। उसने अपने पहले पति को छोड़ा और एक ठीक ठाक शख्स की तलाश की और उससे शादी कर ली। अब उससे शादी की, शादी करने के बाद अब यहाँ वो खुश तरीके से रह रही, ठीक ठाक ज़िंदगी आगे बढ़ रही। लेकिन जैसे ही इस रिश्ते को भी 1 साल 2 साल गुजरते हैं, इसी दौरान उसकी नज़र एक ठीक ठाक और पैसे वाले शख्स से टकराती है। अब जैसे इस ठीक ठाक पैसे वाले शख्स से टकराई तो फिर अपना पति भी अब गरीब लगने लगा। अब इसने जाल फेंकना शुरू किया और जाल फेंक के उस दूसरे शख्स को भी फंसा लिया। अब जैसे उस दूसरे शख्स को इसने फंसाया तो फंसाने के बाद किस्मत का खेल देखिए कि वो भी फंस गया। उसके बाद इसने अपने दूसरे पति को भी छोड़ा और छोड़ने के बाद उससे शादी कर ली। अब उससे शादी कर ली, शादीशुदा ज़िंदगी अब यहाँ भी ठीक ठाक गुजरने लगी। ठीक ठाक सुविधाएं थी, ठीक ठाक पैसे थे। लेकिन इसके दिमाग में जब 3 शादियाँ हो गई तो एक चीज़ आई कि 3-3 शादियाँ हैं और एक शादी में एक साल मैंने ख़राब कर दिया और भी मालदार पार्टीज़ हैं, तो इतना पैसे कमाने के लिए शादी करने की क्या ज़रूरत है। अगर मेरे हुस्न के जाल में लोग फंस रहे हैं तो ऐसे भी फंसा लिया जाए। शादी करना, बंधन में बंधना, अपने रिकॉर्ड्स को खराब करना। तो फिर इसने अपने तीसरे पति को भी छोड़ दिया और छोड़ने के बाद ये संपर्क में आती है बब्बू अंसारी के। बब्बू अंसारी के संपर्क में आती है। उसके बाद इन लोगों का प्लान जो बनता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग लोगों को पहले फंसाना है और फंसाने के बाद उन लोगों को किसी सुनसान जगह बुलाना है। बुलाने के बाद या तो उनसे ऐसे लूटपाट किया जाए या तो ब्लैकमेल किया जाए। और अगर ये दोनों काम नहीं होते हैं तो बब्बू कहता है कि फिर मैं दरोगा बन के आऊँगा। अब एक पुलिस वाला जब कनपट्टी पे गन रखेगा तो शायद चीज़ें आसानी होगी। अब इन दोनों का ये गैंग जम गया। लेकिन इसी दौरान इन दोनों की नज़र पड़ती है अलीशा पे। दरअसल अलीशा साल 2018 में एक भट्ठा मालिक के ऊपर जाल फेंकती है। फेंकने के बाद उसे फंसाती है। फंसाने के बाद उसे अपने आगोश में जब लेती है, लेने के बाद जब भट्ठा मालिक एक तरह से शाहपरस्ती में लग जाता है तो फिर अलीशा भी उसे ब्लैकमेल करती है और ब्लैकमेल करने के बाद उससे ठीक ठाक पैसे वसूलती है। अब उस भट्ठा मालिक ने जब ठीक ठाक पैसे दे दिए उसके बाद भी उसे लगा कि अलीशा अब चंगुल नहीं छोड़ रही, तो फिर उसने पुलिस में कंप्लेन कर दी। अब उसने जब पुलिस में कंप्लेन कर दी तो अलीशा वहाँ से भागती है और भागने के बाद बब्बू अंसारी की गैंग को ज्वाइन कर लेती है। अब बब्बू अंसारी, नेहा और अलीशा एक किराए का कमरा लेते हैं। किराए का कमरा लेने के बाद वहाँ पे जितने भी रसूखदार लोग हों उनको टारगेट करते हैं। जैसे इस इलाके में वो बैंक कर्मी था, ऐसे ही अलग अलग इलाकों में जितने लोग थे उनको टारगेट करते। अगर कोई सोशल मीडिया के माध्यम से फंसता तो उनको फंसाते, अगर कोई सामने से फंसता तो उसको फंसाते। यानी एक पूरा जाल बिछाते। पहले अपने आप को उस शख्स के इर्द गिर्द घुमाते। यानी जैसे इस बैंक कर्मी को फंसाना था तो पहले लोन का सॉन्ग रचा गया कई महीनों पहले, ताकि ये आदमी डाउट ही ना करे कि मेरे साथ कभी हैंड ट्रैप हो सकता है। जब लोन का सॉन्ग रचा गया, रचने के बाद जब पूरा भरोसा हो गया कि हाँ आसपास की कोई महिला है, इज्जतदार है, तब आदमी खुद ही मदद की पेशकश करने लगे और फिर उसको घर ले जाके या तो दरोगा बन के ब्लैकमेल हो, या फिर कई ऐसे होते जो अमित ने तो अपने आप को उस परिस्थिति में रोक के रखा, लेकिन कई ऐसे लोग थे जो नहीं रोक पाए और वो जब नहीं रोक पाए तो फिर उनका वीडियो बना, उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया गया। अभी तक की रिपोर्ट्स की अगर बात करें
तो इन तीनों महिलाओं ने लगभग 15 से 20 लोगों को अपना शिकार बनाया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये 15 से 20 कोई मामूली इंसान नहीं थे कि 1,50,000 लूट लिया गया। ये 15 से 20 लोग ऐसे थे जिसमें से कई पुलिस वाले थे जो हुस्न के जाल में फंसे और फंसने के बाद उनके साथ ऐसा हुआ। कई बैंक वाले थे, कई अच्छे खासे डॉक्टर्स थे। और इन लोगों के फंसाने का जो तरीका था ये बड़ा ही अजीब था। ये ऐसा नहीं था कि सोशल मीडिया पे वीडियो कॉल करके वीडियो बना लें या फिर कहें कि मैं जानूँ। पहले अपने आप को ये दिखाते थे कि मैं तुम्हारे इर्द गिर्द की हूँ। और ये कहानी आज इसलिए सुना रहा हूँ चूँकि ये आसपास अभी हो रहा है। कई महिलाएं ऐसी हैं जो आपके आसपास ऐसे घुल मिल जाती हैं कि आप समझ नहीं पाते हो कि वो आपके आसपास की हैं या नहीं, और उसके बाद फिर आपके साथ हनी ट्रैप होता है। तो जो पहली कहानी सुनाई थी उसको सुनाने का मकसद ये था कि पुलिस वाले जब फंसाने पे आते हैं तो लोग बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं। तो पुलिस वालों का डर भी ऐसा होता है कि आदमी ना चाहते हुए भी पैसे दे देता है। लेकिन आपको डरना नहीं चाहिए। कोई भी पुलिस वाला हो, चाहे एसपी हो, चाहे जो भी हो, आप गलत नहीं है तो नहीं है। फिर आजकल मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, आप वीडियो बनाइए, सब कुछ कीजिए। और ऐसी कोई दिक्कत है तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। शायद छोटा ही चैनल है लेकिन मदद कर सकता हूँ आपकी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है इस कहानी से आपको कुछ मैसेज जरूर मिला होगा, और अगर मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।